नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज हम जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री है उसका 5th लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई उनको पीछे जाके देखना चाहता है तो वो देख सकता है। अगर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू के बात करते हैं तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर इस्लाम के ओरिजिन के बारे में, उसके बाद आपका जो अरब का कॉन्क्वेस्ट होता है सिंध के ऊपर 712 के अंदर, उसके बारे में, फिर थोड़ा बहुत हमने राजपूत एज के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर आपको इंडिया के ऊपर अरब और तुर्किश का इन्वेजन होता है, तो उसी इन्वेजन के अंदर आपको मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में देखने को मिलता है। और मोहम्मद गोरी यहाँ से इंडिया को छोड़ के जाते हुए लास्ट टाइम पे अपनी जो सल्तनत थी उसको यहाँ के जो उनके जर्नल थे कुतुबुद्दीन ऐबक उनको दे के चले जाते हैं। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, उनकी डेथ के बाद आपके 1206 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी एक नई सल्तनत की घोषणा कर देते हैं। अब वो बोलते हैं कि मैं आप इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जो गोरी के जो बेटे हैं या उनके जो भी कोई आगे वाले वंशज हैं मैं उनको अपना राजा नहीं मानता हूँ। तो इस तरह से आपकी दिल्ली सल्तनत की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो ये 4 साल तक राज कर पाते हैं। 4 साल के बाद पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो जाती है, वो सब कुछ आपने पढ़ाई होगा। फिर उसके बाद इनके जो दामाद होते हैं इल्तुतमिश वो आपके पावर में आते हैं। उसके बाद आपके जो रजिया सुल्तान है वो पावर में आती हैं, इल्तुतमिश की बेटी है ये आपकी। और उसके बाद आपके बालबन पावर में आते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्लेव डायनेस्टी है, पहली डायनेस्टी जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, इसके अंडर में टोटल 5 डायनेस्टी होंगी। तो स्लेव को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। स्लेव के बाद आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, जिसके अंदर हमने जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल में देखा था। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है आपकी तुगलक डायनेस्टी, जिसमें हमने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जो ये 3 डायनेस्टी हैं, स्लेव, खिलजी और तुगलक, इनके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है सैयद डायनेस्टी। और सैयद के बाद आपकी लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी के आपके जो लास्ट रूलर होंगे इब्राहिम लोधी, इनको मार के या इनको पानीपत की फर्स्ट बैटल में हरा के आपके जो बाबर हैं वो इंडिया के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो वहां से आप बोल सकते हो कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और मुगल डायनेस्टी है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप अब आपको एक जो टाइम लाइन है हमारी मिडिवल हिस्ट्री की वो सारी की सारी आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सैयद डायनेस्टी से। तो ये अगर आप टाइम पीरियड चेक करना चाहते हो सभी डायनेस्टी का तो वो देखो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आपकी जो डायनेस्टी थी वो थी तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी स्लेव डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी और सबसे कम देखो खिलजी डायनेस्टी। लेकिन सबसे पावरफुल रूलर है वो आपका यहीं से निकल के आया है। तो आज का जो हमारा डिस्कस है वो आपका रहने वाला है सैयद डायनेस्टी से। तो सैयद डायनेस्टी आपकी कुछ ज्यादा टाइम के लिए रूल भी नहीं करती है और ना ही इसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी डायनेस्टी है तो इसके बारे में एटलीस्ट हमारे को थोड़ा सा आपका जरूर पता होना चाहिए। तो आपकी जो सैयद डायनेस्टी है इसके जितने भी जो डिसेंडेंट हैं, जो इसके राजा बने, वो अपने आप को ये बोलते थे कि हम जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद, आपको पता ही है इन्होंने इस्लाम धर्म को ओरिजिनेट किया था आपके मक्का मदीना रीजन के अंदर। तो ये बोलते हैं कि हम इनके डिसेंडेंट हैं, हम इनके वंशज हैं। अब वंशज ये नहीं बोलते कि मतलब कि हम डायरेक्ट इन्हीं के वंशज हैं। ये क्या बोलते हैं कि इनकी जो बेटी थी ना, उस बेटी वाली लाइनेज के अंदर वो उसके मतलब कि बेटे का कोई बेटा हुआ होगा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो ये ऐसी कहानी मानी जाती है कि ये इनके वंशज हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे कुछ मतलब कि जो हिस्टोरियन है वो ये मानते हैं कि जो ये प्रोफेट मोहम्मद की डिसेंडेंट वाली छोरी है या जो ये आप बात बोल रहे हो ये बिल्कुल ही गलत है आपकी। इनको वो मानते हैं कि आपके बहुत ही फेमस आपके सूफी संत हुए थे जिनका नाम था सैयद जलालुद्दीन बुखारी। ये आपके उच्च शरीफ के अंदर बैठते थे। तो इनका जो वर्ड का जो ये वर्ड है सैयद, तो इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी है ना उसको इस वर्ड से यहाँ से ओरिजिनेट करवाया है अपना। तो इस वर्ड को यूज करते हैं ये अपनी डायनेस्टी को दिखाने के लिए। तो अब दोनों में से थ्योरी कौन सी सही है कौन सी गलत है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बेसिकली मेरे को ये आपका जो आपकी विकिपीडिया है वहां पे पढ़ने को मिला था ये, तो मेरे को लगा कि बढ़िया चीज है, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि इनकी ओरिजिनेशन के बारे में क्या क्या थ्योरीज हैं। तो ये 2 थ्योरीज हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। अब हम बात करते हैं कि इस डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर आपके हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता ही देता हूं कि जो आपकी तुगलक डायनेस्टी थी, तो तुगलक डायनेस्टी के जो आपके लास्ट रूलर थे बहुत ही ज्यादा आपके वीक हो गए थे और वहां पर आपकी तुगलक डायनेस्टी बिल्कुल ही आप बोल सकते हो खत्म हो जाती है। तो वहां से आपका क्या होता है, नोबल और जो आपके जितने भी प्रिंस थे ये आपके इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उनके बीच में क्या होती है, सत्ता को पाने के लिए एक इंटरनल फाइट स्टार्ट हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत है वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि तैमूर नाम का एक आपका आउटसाइडर होता है
वो इंडिया के अंदर एंट्री करता है और वो दिल्ली तक बिना किसी अपोजिशन का आप समझ सकते हो ना, क्योंकि राजगद्दी के ऊपर जो बैठा था राजा वो बहुत ज्यादा कमजोर था। नोबल्स हैं सारे के सारे, अगर उसको कुछ सलाह देते या ये बोलते कि देखो बाहर से कोई इन्वेड करने के लिए आ रहा है, तो वो भी आपका नहीं हुआ। तो तैमूर दिल्ली के अंदर आता है और दिल्ली के अंदर कुछ दिनों तक राज करता है और फिर वापस चला जाता है। और जाते जाते वो क्या कर जाता है, जो आपके खिज्जर खान हैं इनको वो क्या कर जाता है, गवर्नर बना जाता है मुल्तान का। और ये आप बोल सकते हो, इसीलिए मैंने बोला है टिमुरिड जो एम्पायर है, तैमूर कौन से एम्पायर से निकल के आया है, टिमुरिड एम्पायर से। ये टिमुरिड एम्पायर के वसाल हैं। वसाल का मीनिंग क्या होता है, इनके अंडर में आपके नौकरी करते हैं हिसाब से। गुलाम वर्ड है वो तो कुछ ज्यादा ही मतलब कि वो हो जाएगा, लेकिन इनके अंडर में आर्मी के ऊपर कोई ना कोई बढ़िया पोस्ट के ऊपर है, जैसे आपके गवर्नर हो सकते हैं या गवर्नर जनरल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस पोस्ट के ऊपर है। तो वसाल का मीनिंग क्या होता है, वो इन्हीं के अंडर में, इनको ही राजा मान के इनकी तरफ से वो राज करते हैं उस राज्य के ऊपर, ठीक है। तो ये 1414 के अंदर ये आपका जैसे ही तैमूर इनको छोड़ के चला जाता है तो ये देखता है दिल्ली के ऊपर भी कोई नहीं है, तो ये 1414 में अपने आप को ही दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। सुल्तान तो नहीं बनाता ये, बट इसने मतलब कि क्या की थी, राजगद्दी के ऊपर जरूर बैठ जाता है वहां पे जाके। और ये मतलब कि क्या करता है, आपकी कोई भी जो रॉयल टाइटल है ना वो उसको ग्रहण नहीं करता है। वो जितने टाइम तक जीता है आपका 21 तक, वो आपका वसाल बन के ही जीता है आपका तैमूर का। वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर जरूर बैठ गया मुल्तान से वहां से निकल के, लेकिन वो उस टाइम के ऊपर भी क्या मानता है कि मैं अब भी जो आपकी तैमूर डायनेस्टी है उसके अंडर से ही आपका राज कर रहा हूं, मैं कोई इंडिपेंडेंट राज्य यहाँ पे नहीं चला रहा हूं। ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं करता है जब तक ये जीता है आपका। तो ये समझ सकते हो, इसने कोई रॉयल टाइटल है वो इसीलिए अपने आपके लिए कोई नहीं लिया। अब इसके बाद इसका जो बेटा होता है मुबारक शाह, वो आपका पावर में आता है 21 से लेकर 34 तक। तो वो आपका क्या होता है, इसके लिए अगर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की बात करते हैं तो बस ये आपका ऐसा पहला सुल्तान था जिसने हिंदू रूलर को या हिंदू नोबल्स को अपने कोर्ट में जगह दी। आगे चल के तो आपका मुगल सल्तनत के टाइम पे आपको पता ही होगा, जैसे आपकी हम बात करते हैं अकबर के 9 रत्न थे, तो उनके अंदर आपका जैसे राजा टोडरमल हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीरबल हो गए, ये दोनों क्या थे, आपके हिंदू थे। तो आगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बट ये आपके फर्स्ट ऐसे सुल्तान थे जिसने जो आपके नोबल हैं कोर्ट के अंदर, जो आप बोल सकते हो कि एक हिसाब से इनके मंत्री हो गए, जो इनको हर जो आपकी कामकाज हैं उनके अंदर सलाह देते हैं, तो वहां पर उनके लिए इनको जगह दी थी अपने फर्स्ट टाइम इन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद इनके बेटे हैं वो आपके पावर के अंदर आते हैं मोहम्मद शाह, जो आपके 34 से लेके 45 तक टोटल आप बोल सकते हो 11 साल के लिए पावर में रहते हैं। और अब ये क्या करते हैं कि इनका जो रूल में मालवा के अंदर आपका एक रिबेलियन हो जाता है, एक प्रोटेस्ट हो जाता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, अब ये अकेले तो बहुत ज्यादा कमजोर थे, इनको लगा कि मैं अकेले नहीं दबा पाऊंगा, तो ये आपके जो बहलोल लोदी हैं जो आपके अफगानिस्तान से रूल करते थे, वो इनको बोलते हैं कि भाई आप आके मेरी मदद कर दो। आपको पता ही है लास्ट टाइम पे जो आपके पुराने टाइम पे संधियां चलती रहती हैं, भाई मैं अगर तेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो तेरी मदद कर दूंगा, मेरे ऊपर कोई अटैक करे तो तू मेरी मदद कर दियो। तो ऐसे ही ये आपके जो बहलोल लोदी थे इनसे मदद मांगते हैं कि भाई तू मेरी मदद कर इस मालवा को हराने में। तो बहलोल लोदी इनकी मदद कर देते हैं और ये लड़ाई को जीत जाते हैं वहां पे मालवा रीजन को मोहम्मद शाह। अब जीतने के बाद ये बहलोल लोदी को अपना टाइटल दे देते हैं खान ए खनन। तो ये आपका जो खाने खनन है, ये याद रख सकते हो आप इसको, कि बहलोल लोदी को इन्होंने टाइटल दिया। अब देखो ये आगे चल के यही बहलोल लोदी क्या करेगा, इनके बेटे को मार के और गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा। मारता तो नहीं है, बस उसको सिंपल क्या कर देता है, जेल के अंदर बंद कर देता है। अब जेल में भी ठीक है एक हिसाब से, आप वो वर्ड भी नहीं यूज कर सकते, आपको बताऊंगा आगे। तो ये आपका याद रखना, ये टाइटल है ये आपका खाने खनन। अब आपका 45 में आपका ये पावर के अंदर आ जाता है। तो बहलोल लोदी को भी पता चल जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो बिल्कुल ही आपकी वीक हो चुकी है। तो अब वो क्या करता है, अफगानिस्तान से जाके आपकी दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक कर देता है। और वो अटैक करता है तो आपका जो सैयद डायनेस्टी का जो ये लास्ट प्रिंस है जिनका नाम है अलाउद्दीन शाह, तो ये उसको रोकता ही नहीं है। ये उसको ये बोलता है भाई मेरे को मत मारियो, मेरी जान बख्श दे, और तेरे को राजा बनना है या अगर गद्दी के ऊपर बैठना है तो तू बेशक बैठ सकता है। तो ये उसको सौंप देता है, हैंडेड ओवर कर देता है, ये ले भाई पकड़ अपनी डायनेस्टी, मेरे से वैसे भी मतलब मेरे बस की बात नहीं है। और बहलोल लोदी इसको क्या कर देता है, जो आपकी बदाऊं आपका यूपी के अंदर एक मतलब की महल है, वो उसके अंदर इसको होम अरेस्ट करवा देता है। ना इसको जेल में डालता है ना इसको मारता है, बस उसने देख लिया कितना ज्यादा कमजोर है ये, आगे भी कभी विद्रोह करके मेरे खिलाफ कुछ कर तो नहीं पाएगा। नहीं तो अगर राजा को ऐसा लगता है कि आगे चल के यही मेरे खिलाफ फिर से आके खड़ा हो जाएगा तो वो उसको
उसको मरवा भी देता था। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने उसको यहाँ पर एज ए होम अरेस्ट है वो आपका वहां पे रख दिया आपका। अब हम बात करते हैं, देखो आप अगर देखना चाहते हो तो सबसे पहले जो मामलुक डायनेस्टी है इसको हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे देखो आपका जो नॉर्थ रीजन है उसको कैप्चर किया। खिलजी डायनेस्टी आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, तो आप देख सकते हो पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर मंगोल के इन्वेजन को इसने यहाँ पे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद आपकी जो तुगलक डायनेस्टी थी, तो मंगोल आपके फिर से पावरफुल हो जाते हैं। रीजन आपका ये सारा का सारा तुगलक के अंडर में है, लेकिन ये मंगोल को क्या करते हैं, जितने भी तुगलक होते हैं ये इनको एक बहुत ही ज्यादा टैक्स देते हैं कि भाई आप हमारे ऊपर अटैक मत करना। लेकिन खिलजी के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने मंगोल को बिल्कुल वहां पर रोक के रखा। उनके साथ हर बार उनकी बहुत ज्यादा फाइट भी हुई। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे सबसे ज्यादा रूल है इंडिया के ऊपर वो इस रीजन के ऊपर इन्होंने किया। फिर आगे चल के कुछ राजपूत हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आपके दक्कन वाले रीजन के भी सारे आपके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का आपका वो ये मैंने बताया है आपको। और लास्ट में आपकी सैयद डायनेस्टी के टाइम पे इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुई नहीं है, तो उसको हमने थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दिया है आपका। और उसके बाद आपकी पावर के अंदर आती है 37 साल के बाद, 1414 के बाद, 51 के बाद आती है आपकी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के आपकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके फाउंडर कौन है, बेलो लोधी, वो मैंने आपको बता दिया अफगान के रूलर हैं। तो ये अफगान डायनेस्टी से आपके बिलोंग करते हैं। अब इसको देखो, आपको ये वर्ड आपको दोनों लिखे मिल सकते हैं, LODI भी मिल सकता है, LODHI भी मिल सकता है। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है कि वो लोधी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बहलोल लोधी हैं ये आपके, ये आप इनकी फोटो देख सकते हो। ये उसके बाद इनके जो बेटे आएंगे सिकंदर शाह या सिकंदर शाह लोधी, उनकी फोटो है। और ये लास्ट में है आपके इब्राहिम लोधी, उनकी फोटो है। ठीक है, तो बहलोल लोधी आपके 1451 के अंदर पावर में आते हैं। और 1451 से लेके वो देखो 89 तक, लगभग आप बोल सकते हो 40 साल तक इन्होंने राज किया। 40 नहीं तो 38 तो बिल्कुल कंफर्म ही है ये आपका। तो इनका राज करने का एक बिल्कुल आप गुरु मंत्र बोले या कुछ भी बोलो, इनको ठीक लगा। तो इन्होंने क्या किया, जो आपके नोबल्स हैं उनकी सपोर्ट पाने के लिए और उनके अंदर रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, बेलो लोधी है ना, वो कभी भी अपनी गद्दी के ऊपर नहीं बैठे। राजगद्दी जो आपकी होती है ना, उसके ऊपर वो कभी भी नहीं बैठते हैं। वो हमेशा चटाई के ऊपर ही बैठते थे जहां पर इसके नोबल बैठे होते थे इनके साथ ही। तो ये इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मेरे को लगे आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये इनकी एक कुछ अलग ही बोल सकते हो, सबसे हटके कुछ अलग किया। तो ये आपके पावर में रहते हैं 89 तक। बाकी इनके टाइम पे कुछ ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुई ना, किसी ने यहाँ से अलग हुआ ना, कोई किसी का बाहर से इतना ज्यादा अटैक हुआ। अगर अटैक हुआ था तो वो नॉर्मल चलता रहता था। कभी ये किसी दूसरे राज्य का एरिया कैप्चर कर लेते हैं, कभी वो कैप्चर कर लेता है। तो ये आपका चलता रहता है इनके टाइम पे। अब उसके बाद इनके बाद आपका पावर के अंदर आता है इनका बेटा सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने सबसे पहले तो जब इन्होंने कसम खाई ना कि भाई मैं सिंहासन के ऊपर बैठ रहा हूं, जिस दिन ही सिंहासन के ऊपर चढ़े, तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया सिकंदर शाह का। शाह वर्ड यूज किया इन्होंने यहाँ पे। तो इन्होंने अपने लिए जो आपका लोधी वर्ड है वो यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इनको मतलब कि हिस्ट्री की बुक के अंदर सिकंदर लोधी के नाम से ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको सिकंदर शाही मिल जाए या सिकंदर शाह मिल जाए या आपका सिकंदर लोधी मिल जाए, तो ये तीनों वर्ड आपके सेम चीज हैं। जो आपको याद होगा कि हमारे गुप्ता टाइम के अंदर सिकंदर का अटैक हुआ था, वो जो सिकंदर है वो आपका यूरोपियन था, वो मैसिडोनिया कंट्री से निकल के आया था। जो आपने मूवी भी देखी होगी, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही तो सिकंदर कहलाता है। तो वो वाला सिकंदर है वो अलग है, ये आपका सिकंदर लोधी है। इसके सामने या तो आपको लोधी वर्ड यूज मिलेगा, या आपका शाह वर्ड यूज मिलेगा, या आपका शाही वर्ड यूज मिलेगा। तो इन तीनों से आप समझ जाना कि वो वाला सिकंदर अलग था जो हमारे एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर आया था, और ये सिकंदर है ये आपका बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि सबसे पावरफुल रूलर था ये आपका। पावरफुल मैंने क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने बंगाल को, राजपूत के जो बहुत से किंगडम है जैसे आपका ग्वालियर हो गया, चंदेरी हो गया, धौलपुर हो गया, तो इनको इन्होंने हरा के अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। अब इनकी मतलब कि जो आपके हिंदुओं के लिए है वो बिल्कुल बेनिवोलेंट नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत से जो आपके हिंदू टेम्पल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनके ऊपर बहुत से रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे हिंदुओं के ऊपर। कुछ टैक्स भी लेता था उनसे, जैसे आपको पता ही होगा जजिया टैक्स होता है, जो भी नॉन मुस्लिम होते थे उनसे ये आपका लिया जाता था। और इसकी जो एक और बहुत बढ़िया अचीवमेंट है वो इन्होंने क्या किया, अचीवमेंट तो नहीं बोलेंगे बट एक इंटरेस्टिंग है, आपसे एक क्वेश्चन है वो यहाँ से पुट किया जा सकता है कि आपका लोधी डायनेस्टी के अंदर ऐसे कौन से आपके रूलर थे जिन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा में कर दिया। नाम क्या है सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत, लेकिन इन्होंने अपनी कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इससे पहले आपकी तुगलक डायनेस्टी के अंदर भी किया था, दौलताबाद के अंदर, वो किसने किया था,
मोहम्मद बिन तुगलक ने, पागल राजा, याद होगा ना आपको। तो ये देखो, ये जो दो तीन जो आपकी इंटरेस्टिंग है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत ही फ्रीक्वेंटली अब आपका बन सकता है। तो 514 के अंदर इसने यहाँ पे कर दिया था, लेकिन उसको बाद में फील हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 3 साल तक इसने वहीं से राज किया, लेकिन जैसे इसका बेटा आता है इब्राहिम लोदी, वो फिर से दिल्ली के अंदर आपकी शिफ्ट कर देता है। अब इसका बेटा आता है इब्राहिम लोदी 517 के अंदर, तो 17 से लेके वो 26 तक आपका पावर में रहता है। अब वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घमंडी होता है। घमंडी का मीनिंग क्या है कि ये यहाँ पे जो भी इसके नोबल्स थे वो इनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता था और सबके सामने इंसल्ट करता था। और ये चीज आपको पता है, अगर आपको किसी की इंसल्ट करनी है तो वो आप अकेले में उसको बोल सकते हो अगर कुछ उसके बारे में आपको गलत लगता है, और अगर आप किसी की बड़ाई करना चाहते हो तो वो आप सबके सामने कर सकते हो, ओपनली इन दी कोर्ट। तो ये अब इंसल्ट की, किसी नोबल ने उसको अपने दिल पे ले लिया, और दिल पे लेने के बाद जो आपके दौलत खान लोधी थे जिन्होंने अपने दिल पे ले लिया, गवर्नर ऑफ पंजाब, अब ये बाबर को इनवाइट करते हैं कि भाई इसने तो बिल्कुल बेइज्जती कर दी, बस अब कैसे जिया जाएगा। तो ये बाबर को इनवाइट करते हैं, भाई मेरे बस की तो नहीं है इसको हराना, तू एक काम कर, आ जा इंडिया के अंदर और इसको हरा के तू मेरे को राजा बना दिया, मैं तेरे को जो भी कोई पैसे होंगे वो दे दूंगा। लेकिन बाबर क्या करता है, अरे भाई जब मैं इसको हरा ही दूंगा तो फिर मैं तेरे को राजा क्यों बनाऊंगा, मैं खुद क्यों नहीं बन जाऊंगा। तो फिर वो बाबर यहाँ पे क्या करता है, खुद यहाँ पे आके राजा बन जाता है। तो इसका मतलब कि क्या था, जो भी कोई नोबल है वो आपका अगर विद्रोह करता था तो ये उसको डायरेक्ट जान से ही मार देता था, पुट टू डेथ। तो ये इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो वैसे जैसे ही आपका एक्सपायर होगा तो इसके बाद आपके जो मुगल सल्तनत है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो लोधी डायनेस्टी है वो भी आपकी खत्म हो जाती है। तो टोटल यहाँ पे 3 ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बेलोर लोधी, उसके बाद आपके सिकंदर लोधी और लास्ट में आपके इब्राहिम लोधी। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जो ये राजपाट करते थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो उनका मतलब कि क्या क्या चीजें थी वो एक बार बता देता हूँ आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो सबसे पहले तो जो सुल्तान होता था वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा मानता था, और ये चीज आपको बहुत से जो आपके सिक्के हैं उनके ऊपर लिखे हुए भी मिलता है। और जो उनकी प्रेयर होती थी, प्रेयर को ये बोलते हैं खुतबा, तो खुतबा जो ये गाते हैं तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। और मोस्टली आपको पता ही होगा, जैसे आपके इल्तुतमिश हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, तो इन्होंने आपके जो खलीफा से लेटर ऑफ परमिशन मांगा भी है कि आप मेरे को सुल्तान की उपाधि दे दो, और उस लेटर ऑफ परमिशन को ये क्या बोलते थे, मंसूर बोलते थे। फिर उसके बाद आपको बालबन के बारे में भी याद होगा, जो आपकी स्लेव डायनेस्टी के जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, रजिया सुल्तान के बाद जो आपके 3-4 के बाद जो आपके पावर में आते हैं, एक नोबल ही होते हैं वैसे तो पहले, तो उन्होंने तो अपने आप को देखो यहां तक शैडो ऑफ गॉड एंड डिवाइन ओरिजिनलिटी, तो यहां तक भगवान की परछाई बता दिया अपने आप को, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जितने भी जो आपके सुल्तान है, जो ये खलीफा है, खलीफा इनको क्या बोलता था कि आप सुल्तान हो। तो सुल्तान का मीनिंग क्या है भाई, जो आप मेरे अंडर में ही काम कर रहे हो, खलीफा के अंडर में। और सुल्तान वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को संभाल सकते हो, जो भी उनका डे टू डे वर्क है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो आप उसको संभाल सकते हो, और आप वहां पे एज ए इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो। वो सारा का सारा रीजन किसके अंडर में आता है, खलीफा के अंडर में आता है, लेकिन आप वहां पे क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी वर्ड है यहाँ पे आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके तौर पे आप वहां पे काम कर रहे हो। और इसका मीनिंग क्या होता है कि आप वहां के कमांडर इन चीफ हो, मिलिट्री के लिए जो भी आपकी फौज है आप उसके कमांडर इन चीफ हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी सेंट्रल आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। तो जो आपकी ग्रेटेस्ट पोस्ट है वो आपकी नायाब होती है, और ये आपकी सारी की सारी जो पावर है ना, जो सुल्तान वाली पावर होती है, ये उनको एंजॉय करता है, ठीक है। और जितने भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं सभी को ये आपका कंट्रोल करता है। उसके बाद चीफ काजी होता है, तो ये चीफ काजी आपका क्या करता है, जितने भी जो जुडिशियल मैटर हैं जो आपके, उनको ये कंट्रोल करता है, उनको देखता है कि कोई हमारे राज्य के अंदर अगर कोई भी आपका दुखी है, जो जिसको लगता है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो वो अपनी अर्जी लेके इनके पास पहुंच जाता था। ये उसके बाद जो भी कोई डिसीजन होता था वो दे देते थे। आज के दिन जैसे हमारी जो जुडिशियरी सिस्टम है वो उसके बारे में आपको पता ही होगा, तो सेम वही काम इनके टाइम पे कौन करता था, ये आपका चीफ काजी करता था। और ये किसके अकॉर्डिंग करता था, शरिया लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए आपका एक अलग से ही लॉ है। और आपको पता होना चाहिए जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे कुछ टाइम तक हमारे देश के अंदर भी जो मुस्लिम थे वो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अपना मतलब कि कानून को चलाते थे। और अगर आप
आप आज के दिन भी कुछ ऐसी कंट्री हैं जैसे आपकी मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान है, अगर आप वहां पे जाते हो तो वहां पे उनका कोई सेपरेट रूल नहीं है। संविधान वहां पे आज के दिन भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो आज के दिन भी आपके शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अपना रूल चलाते हैं। लेकिन बाद में हमारे देश में आपका एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, तो जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि अब आगे से सभी के ऊपर, जो भी इंडियन सिटीजन है उनके ऊपर एक कॉमन रूल ही आपका लागू होगा। चलो ये एक अलग टॉपिक है, कभी जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे इस चीज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। तो ये आपका शरिया लॉ होता है जो मुस्लिम जिसको फॉलो करते हैं। अब उसके बाद जो हिंदू होते थे, ये नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर भी ये शरिया लॉ ही थोप दिया जाता था। वो बोलते हैं कि मतलब कि उनके जो भी कोई अपने पर्सनल लॉ है ना, वो उसके अकॉर्डिंग उनके जो भी केसेस आते हैं वो उनको सोल्व कर सकते हैं। और इनको सोल्व कौन करता था? जो भी उस विलेज का जो पंचायत हेड होता था वो उसको सोल्व कर देते थे। अब हम बात करते हैं कि इनके टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे, उनके हेड है उनको क्या बोला जाता था, और वो किस चीज के बारे में काम करते थे, किस चीज से जो रिलेटेड टॉपिक है उनको वो डील करते थे। तो सबसे पहले आपका दीवाने वजरत है, इसका जो हेड होता था वो होता था वजीर। और ये आपका जितने भी फाइनेंस का काम है, जो आपका धन रिलेटेड काम है, उसको सारा ये आपका देखते थे। दीवाने अरीज है, तो इनके जो हेड होते थे वो थे अरीज मामूलिक। और ये आपके क्या करते थे? सोल्जर को रिक्रूट करते थे, और उसके बाद जो आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे। एक हिसाब से आप बोल सकते हो ये इनका डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया है। उसके बाद होता है आपका दीवान रसालत, तो इसके जो हेड होते थे उनका नाम है सुदूर। उसके बाद है आपका सदर उस सुदूर। और ये आपके क्या करते थे? जितने भी जो आपके रिलीजियस मैटर होते थे, जैसे आपकी मस्जिद को कितना दान या चंदा देना है, तो ये सारे काम ये आपका ये देखते थे। उसके बाद दीवाने इंसा होते थे, तो इसके हेड का नाम एग्जैक्टली बताया नहीं गया है इन तीनों डिपार्टमेंट का। तो ये आपके क्या करते थे? जो सुल्तान और ऑफिशियल के बीच में जो कोरस्पोंडेंस है ना, उसको देखते थे। उसके बाद ये दीवाने बंदगन, तो ये आपके जितना भी जो स्लेव वाला डिपार्टमेंट है उसको देखते थे। और दीवाने खैरात आपका क्या करता थे? जितने भी चैरिटी का जो काम है वो आपका ये करते थे। अब हम बात करते हैं जो इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में वो सेम वही आपका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो कभी गुप्ता टाइम से चलती आ रही है, उसी चीज को ये फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने पूरे राज्य को इन्होंने क्या कर दिया? प्रोविंस में डिवाइड कर दिया, और प्रोविंस को इन्होंने बोल दिया इक्ता। और ये जो आपके इक्ता होते थे, तो ये आपके जो भी नोबल होता था वहां का, उस नोबल के अंडर में होते थे। अब इनका काम क्या होता था इक्ता का? ये इक्ता आपके एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे अपने राज्य के अंदर, दूसरा ये वहां से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, और तीसरा आप देख सकते हो कि ये क्या करते थे? जितने भी जो आपके सोल्जर हैं, अगर राजा को कभी भी जरूरत पड़ती थी तो ये वहां पे उसको अपने सोल्जर भेजते थे। भाई कहीं पर भी उसकी लड़ाई हो जाती थी तो ज्यादा बड़ा इक्ता होता था या जो ज्यादा बड़ा इक्तेदार होता था वो ज्यादा सोल्जर भेजता था, जो कम बड़ा छोटा इक्तेदार होता था वो आपके कम सोल्जर यहाँ पे भेज देता था अगर राजा को कभी जरूरत पड़ती थी। तो ये इनके काम है। अब जो प्रोविंस है वो आपका क्या होता था? बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड होता था, तो डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने वर्ड दे दिया सिख, और सिख को कौन रूल करेगा? सिखदार। इक्ता को कौन रूल कर रहा है? इक्तेदार। तो इक्तेदार बोलो, उसको वलीज बोलो या मुक्तीज बोलो, ये तीनों वर्ड हैं, ये सेम उसी के लिए आपके यूज किए जा रहे हैं। और इस इक्तेदारी जो पोस्ट है इसको आपका हेरिडेटरी बना दिया गया था। आपके जो फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक डायनेस्टी वाले, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट या लास्ट रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तो इन्होंने इसको हेरिडेटरी बना दिया था। हेरिडेटरी का मीनिंग क्या है? जो इक्तेदार होगा उसके बाद उसका बेटा इक्तेदार बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा इक्तेदार बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा इक्तेदार बन जाएगा। ये नहीं है कि कोई बाहर से कोई बंदा निकल के आएगा और वो इक्तेदार बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब डिस्ट्रिक्ट आपको पता है वो तहसील के अंदर डिवाइड हो जाता था, तो तहसील को ये बोलते थे परगना। तो ये परगना आज के दिन भी अगर आप पश्चिम बंगाल के अंदर जाते हो तो वहां पर हमारा जो स्टेट है, स्टेट वर्ड के लिए वो परगना ही यूज करते हैं। और ये 24 परगना या मतलब कि वो आपने पढ़े ही होंगे, तो सुने पढ़े नहीं है तो सुने आपने जरूर होंगे। तो इस तहसील को जो कंट्रोल करते थे उनका नाम होता था आपका अमील्स। उसके बाद जो तहसील्स हैं वो आपके अलग अलग विलेज में आपके डिवाइड हो जाते थे, तो उन विलेज को ये बोलते थे मुकद्दम, सॉरी विलेज हेड को बोलते थे मुकद्दम, या उसको बोलते थे चौधरी। और अगर हम बात करते हैं फिर वो जो विलेज हेड होता था आपका, उसके अंदर एक पोस्ट होती थी विलेज अकाउंटेंट की, उसको ये बोलते थे पटवारी। तो आज के दिन आपको जो हरियाणा के अंदर जो पटवारी देखने को मिलता है वो अलग है। पहले उसको सिर्फ एक विलेज का जो आपका अकाउंटेंट है उसके तौर पे जाना जाता था। ये अकाउंटेंट की स्पेलिंग भी गलत है, ओ को आप यहाँ से रिप्लेस कर देना, ओ ये बाद में आएगा, सी पहले आएगा। तो ACCOUNTANT अकाउंटेंट, ये ठीक है, इसको ठीक कर लेना, मैं भी कर दूंगा इसको। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो तब तक मैं कर दूंगा। तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताई गया रखा है, एक टेलीग्राम के ऊपर चैनल है GS by NS, तो आप उसके ऊपर जाके अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अब तक जितने भी लेक्चर हुए हमारे एनिसेंट के लिए और मेडिवल के लिए, आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो।
फिर से बताना चाहता हूँ, देखो बहुत मेहनत लग जाती है इसमें, तो अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो आप चीजों को शेयर जरूर किया करो। और चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपको बोल सकते हो, अगर आप होलिस्टिकली, अगर आप पूरी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो जीएस से रिलेटेड आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पे 1 बाय 1 सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल को आप फर्दर, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए या सभी चीजों को आप डिटेल में ही पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि सर का पढ़ाया हुआ हमारे समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में ये क्या करते थे, जो भी इनकी लैंड होती थी उसको 3 क्लास में डिवाइड कर देते थे। पहली थी आपकी इक्ता लैंड, दूसरी थी आपकी खलीसा लैंड और तीसरी होती थी आपकी इनाम लैंड। तो पहली जो इक्ता लैंड है, अब इसमें क्या होता था, ये जो इक्तेदार होते थे उनको जमीन दे देते थे और वो जमीन के बदले में क्या करते थे, उनसे जो भी कोई टैक्स आता था या अगर उनको जरूरत पड़ती थी, वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था वो इक्तेदारी करता था, या अगर सैनिकों की जरूरत होती तो वो उनसे मंगवा लेते थे। तो यहाँ पर देखो उनको लैंड दी गई है, ना कि उनको सैलरी दी जाती थी। लेकिन जब मुगल सल्तनत आएगी तो वहां पर जो आपके अकबर होते हैं, वो अकबर क्या करते हैं, तो इस इक्तेदार नाम को वर्ड को यूज हटा के वो वहां पे वर्ड यूज करेंगे मनसबदार। और वो मनसबदार क्या करते हैं, मनसबदार को सैलरी देते हैं कि भाई तेरे को सैलरी मिलती रहेगी राजा की तरफ से, जो भी यहां से टैक्स तूने कलेक्ट किया है वो सारा का सारा मेरे पास जमा करवाना होगा। तो ये है आपकी वो इक्ता लैंड जहां से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, और ये आपकी वो लैंड है। सेकंड है आपकी खलीसा लैंड। ये बेसिकली क्या होती थी कि जो डायरेक्टली सुल्तान के अंडर में होती थी, कि भाई ये वाली जो लैंड है ना ये डायरेक्टली मेरे अंडर में है, और इससे जितना भी रिवेन्यू आएगा ना उससे मैं अपने जो रॉयल कोर्ट है और रॉयल हाउस होल्ड है उसकी जो डे टू डे जो आपकी मेंटेनिंग है या जो उसका जो खर्चा होता है उसको मैं यहां से चलाऊंगा। और सबसे जो लास्ट वाली लैंड है वो है आपकी इनाम लैंड। इस लैंड के अंदर क्या होता था, जितने भी जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते थे, जैसे आपकी मॉस्क होती थी या जो आपके उनके अंदर जो रिलीजियस लीडर होते थे, उनको ये क्या करते थे, ये लैंड आपकी डिवाइड दे देते थे कि भाई इससे जितना भी आपका रिवेन्यू जनरेट होगा ना उससे आप अपने डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है आप उनको चला सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप के टैक्स हैं। ये टैक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, याद कर सकते हो आप। जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, उन सभी को रिप्लेस करके इन्होंने इनको सभी टैक्स को हटा के सिर्फ 4 टैक्स में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला है आपका खराज। इसका मीनिंग क्या होता है, जो लैंड और एग्रीकल्चर के ऊपर लगता है। दूसरा है आपका खुम, ये आपका जो भी हम वार और स्पॉइल जो लूट करके लेके आते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद जजिया, जो आपका नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके ऊपर प्रोटेक्शन टैक्स होता था। और जख्त, जख्त का मीनिंग क्या होता है, ओनली चैरिटी पर्पज के लिए, ये सिर्फ मुस्लिम के ऊपर लगता था। ओनली वर्ड यूज किया है मैंने यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं दीवाने खैरात, आपको पता ही एक अलग से आपका डिपार्टमेंट बनाया हुआ था जो चैरिटी के लिए काम करता था। तो ये आपका जो टैक्स लगता था ये सिर्फ मुस्लिम के ऊपर लगता था, इसका नाम है आपका जख्त। अब हम बात करते हैं कि जो आपका दिल्ली सल्तनत है, तो वहां पे टोटल आपके 4 टाइप के आपके जो सिक्के हैं, सॉरी 3 टाइप के सिक्के आपके चलते हैं। सबसे पहला है आपका दिनार, जो गोल्ड कॉइन है उसको दिनार बोला गया है। याद करो मलिक कफूर, मलिक कफूर को क्या बोला जाता था, 1000 दिनारी। तो उसको जो है 1000 सोने के सिक्के दे के खरीदा गया था। और उस समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आपका स्लेव था, बोलने के लिए गुलाम था, लेकिन उसने साउथ तक आपका कॉन्क्वेस्ट किया और अलाउद्दीन खिलजी के साथ आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल उसने प्ले किया है। तो ये आपको मूवी में भी देखने को मिला होगा और रियल लाइफ में भी उसका सेम वही काम था आपका। उसके बाद होता है टंका। टंका का मीनिंग क्या होता है आपका, सिल्वर कॉइन। और सबसे लास्ट में होता है आपका जीतल। जीतल का मीनिंग क्या होता है, जो आपके कॉपर कॉइन होते हैं। और इनको इंट्रोड्यूस किया था आपके इल्तुतमिश ने। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जो भी कोई फार्मर होता था उसको अपनी प्रोड्यूस का 1/3 है वो लैंड रिवेन्यू के तौर पे आपके राजा को या टैक्स के तौर पे देना होता था। तो जो आपके पीजेंट है इनके सामने क्या होता था, एक तो टैक्स देना पड़ता था उनके बाद। उसके बाद जो आपके फेमाइन है वो फ्रीक्वेंटली आते रहते थे, लेकिन आपके जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने बहुत सी नहरों का निर्माण करवाया और उसने उसके लिए इरिगेशन टैक्स भी लगा दिया था। उसके बाद तो ठीक है चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हुई, लेकिन उससे पहले आपका क्या था, जो आपका फेमाइन है वो बिल्कुल एक कॉमन था आपका। तो इसकी वजह से जो आपके पीजेंट है, जितने भी जो किसान हैं, वो आपके हैंड टू माउथ यही एग्जिस्टेंस थी उनकी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो इसी चीज के लिए एक आपका सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया गया था किसानों की जो दिक्कत है इनको दूर करने के लिए। दीवाने को ही, इसके बारे में आपको पता ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था ये। और इनके लिए एक स्पेशल लोन भी उन्होंने, कुवैती था या कुवैत था, तो वो कुवैत नहीं कुवैती था शायद, तो वो लोन भी बनाया था कि आपको अगर बीज खरीदना है या आपको जो कल्टीवेशन है करना है तो आप उसके लिए लोन ले सकते हो, और बाद में जब आपकी फसल पैदा होगी तो आप लोन को विद इंटरेस्ट है वो पे कर देना। तो ये आपको शायद याद ही होगा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने आते ही उसको बिल्कुल वहां से रिमूव कर दिया था।
अब हम बात करते हैं कि जो आपका इनके जो आइटम है एक्सपोर्ट करते थे, जो ये आपके पर्शियन गल्फ के साथ, उसके बाद आपकी जो वेस्ट एशिया है, जो आपके साउथ ईस्ट नेशन है, तो इन सभी के साथ इनके एक्सपोर्ट चलते रहते थे। बहुत से नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन के बाद आपका जो सिल्क इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, उसके बाद आपको मसाले जो हैं आपके, तो वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे क्या होते थे, बहुत से लार्ज नंबर ऑफ गुड्स हैं या आइटम्स हैं जिनको ये वहां से एक्सपोर्ट करते थे। अब उसके बाद जो जितने भी रोड्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही बढ़िया से प्रॉपरली मेंटेन किए गए थे, और उनके ऊपर जगह जगह पे आपको सराय देखने को मिलती हैं। पहले आपका होटल नहीं होते थे, आज के दिन तो आपको जहां पर भी निकलते हो ओयो होटल आपको देखने को मिल ही जाते हैं, बहुत ही कॉमन हो गए, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। बाकी जो होटल हैं वो भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमन है तो इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। तो इनकी जगह पे पहले क्या होते थे, सराय। तो अगर कोई भी जो मुसाफिर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसको यहाँ पे ये सराय देखने को मिलती थी रात को रेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में। तो सोशल लाइफ के अंदर अगर हम बात करते हैं हिंदू के तौर पे, तो जो आपका सामाजिक स्तर था, जो आपका सोशल स्टार्टर था, तो उसके अंदर जो ब्राह्मण हैं वो सेम वही हाईएस्ट प्लेस के ऊपर थे। अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की अलग है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद जो आपकी वोमेन थी उनके ऊपर पर्दा सिस्टम आपका अप्लाई कर दिया गया था। आपको पता ही होगा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या है, बुर्का ये पहनते ही हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी आपका जो पर्दा सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छे से प्रिवेल हो गया था, उसने वहां पर प्रिवेलेंट हो गया था वो आपका। अब हम बात करते हैं तो इसको जो आपकी हायर कम्युनिटी है या जो हायर क्लास है सोसाइटी के अंदर, वो इसको एक सिंबल मानने लगी थी। लेकिन आज के दिन आप जाते हो तो जो हायर कम्युनिटी है वो क्या करती है, पर्दा सिस्टम को फॉलो ही नहीं करती। लेकिन अगर आप गांव के अंदर जाते हो वो फिर भी क्या करते हैं, इसको फॉलो करने वाले आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये पर्दा सिस्टम के बारे में आप देख सकते हो। जो सती की प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी उस टाइम पे। सती का आपको पता ही होगा, अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो जब उसको जलाया जाता था तो आपकी जो लेडी है वो हिंदुओं के अंदर उसको भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। या जैसे अगर हम बात करते हैं मुसलमानों के अंदर आपकी एक प्रथा है जोहर। तो जोहर तो बेसिकली कब किया जाता था कि जब उसका हस्बैंड है वो आपका हार गया था, तो जो राजपूत कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करती थी, तो वो भी आपका एक हिसाब से सती वाली आप उससे कंपेयर कर सकते हो। बट ठीक है, उसके लिए वर्ड हम क्या कर रहे हैं, जोहर कर रहे हैं। तो बट उनका एक अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे अलग कंसेप्ट है। अगर देखा जाए तो दोनों चीजें अलग हैं, बट फाइनली जो एंड है उनका दोनों का वो सेम ही हो रहा है। वो आग के अंदर अपने आप को जला के अपनी जान को वहां पे खत्म कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अफगान, ईरानियन, तुर्क और इंडियन मुस्लिम, ये आपके 4 टाइप के मुस्लिम आपको देखने को मिलते हैं। ईरानियन वाले आपको पता ही है, ये आपके पर्शिया वाले रीजन से हो गए। अफगान ये आपको पता ही है, जो आपके अफगानिस्तान वाले रीजन से हो गए। और उसके बाद जो अरब रिलीजन से आपके आए थे, अरब रीजन से, मक्का मदीना वाले रीजन से, वो आपके अलग मुस्लिम हो गए। तो देखो मुस्लिम के अंदर भी कितने ज्यादा आपके ग्रुप बने हुए हैं। तो ये जो ग्रुप है ये कभी भी एक दूसरे के साथ मैरी नहीं करते थे। ये नहीं है कि ईरानियन तुर्क के साथ कर लेगा, तुर्क इंडियन मुस्लिम के साथ कर लेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अफगान अफगान के साथ ही करेगा, ईरानियन ईरानियन के साथ ही करेगा, तुर्क है वो तुर्क के साथ ही करेगा, और इंडियन मुस्लिम है वो इंडियन मुस्लिम के साथ ही करेगा। तो आप समझ सकते हो इनके अंदर भी कितना ज्यादा देखो डिवाइड है। उसके बाद जो हिंदू होते थे इनको जिमीज बोला जाता था। जिमीज का मीनिंग क्या है, प्रोटेक्टेड पीपल, और इनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको हम जजिया बोलते हैं। उसके बाद पहले तो इसको है ना एज ए लैंड टैक्स के तौर पे कलेक्ट किया जाता था, लेकिन बाद में इसको एक सेपरेट टैक्स बना दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ये ऐसा काम किया था, जजिया को उसने क्या किया था, एक सेपरेट टैक्स बना दिया था। उसके बाद जो स्लेवरी है वो आपको पता ही है बहुत ज्यादा अपने पीक के ऊपर थी। इसके लिए आपकी अलग से स्लेव मार्केट आपको देखने को मिलती है, मैन के लिए अलग होती थी, वोमेन के लिए आपकी अलग होती थी। और जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनके टाइम पे उनके पास 1,80,000 स्लेव होते थे। तो आप समझ सकते हो कि जो स्लेवरी है वो कितने आपका लेवल के ऊपर आपकी एक्सटेंड हो चुकी थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो जो इन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बनवाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर के अंदर, इस्लामिक प्लस इंडियन। इस्लामिक तो आपका अब बताऊंगा इस्लामिक के अंदर क्या होते हैं, आपके डोम्स, जितनी भी मस्जिदें बनी होती हैं तो ऊपर आपने डोम्स देखे होंगे। ये देखो आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला क्या है, दिस इज योर डोम। डोम के बाद यहाँ पे क्या है आपके आर्चीज। आर्चीज का मतलब क्या है, जो आप गेट में एंट्री करते हो ना, तो ये देखो आपका गेट है, कुछ इस टाइप का बना दिया जाता है। तो ये वाली शेप मिले आपको, या ये वाली मिले, या ये वाली मिले, तो ये सारे के सारे क्या हैं, गेट की जो आर्चीज हैं। तो ये मुस्लिम ही अपने साथ लेके आए थे। उसके बाद आपके लोफ्टी टावर्स, ये देखो आपके जो ये मीनारें बनाई हुई हैं ऊंची ऊंची। आपने अगर ताजमहल को भी देखा होगा तो ताजमहल के ऊपर भी आपको यही देखने को मिलती है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी हैं लोफ्टी टावर। और उसके बाद आपकी मीनारें भी आपको मस्जिद के चारों तरफ थोड़ी सी ऊंची हाइट मिलती हैं, तो वो आपको देख सकते हो उनको।
तो ये आपका इस्लामिक स्क्रिप्ट इनके ऊपर लिखी होती थी। तो ये सारे क्या हैं, आर्किटेक्चर के पार्ट हैं, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो जो भी आपको इस्लामिक मिलेगा उसके अंदर ऊपर आपको यही देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हिंदू आपके जो आर्किटेक्चर हैं उनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, शिखर। याद करो, जो भी कोई हमारा मंदिर होता है तो पीछे वाला आपका रीजन क्या होता था, बहुत ही ऊंचा होता था, जहां पर भगवान की आपकी मूर्ति रखी जाती थी। उसके बाद बीच वाला रीजन आपका थोड़ा सा ठीक रहता था, और मेन गेट के ऊपर जो एंट्री होती थी वहां पर भी एक बढ़िया दरवाजा बनाया जाता था। लेकिन वो क्या होता था, शिखर से नॉर्मली क्या होता था, नीचा ही होता था। तो ये आपको देखने को मिला है। तो शिखर का मीनिंग क्या है, वो शिखर होता था, बहुत ही ऊंची मीनार होती थी। उसके बाद इनका जो दूसरी चीज है, एक तो आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी मैंने आपको बता दी। कुतुब मीनार इन्होंने बनवाई थी, आपको पता ही है, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन उसका काम फाइनली किसने कंप्लीट किया था, वो आपका किया था इल्तुतमिश ने। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसकी अगर टोटल हाइट आप याद रखना चाहते हो तो वो है आपकी 73 मीटर। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के अंदर ही आपका जो अलाई दरवाजा है, जो एंट्री गेट है उसको बनवाया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ऊपर वाली जो 2 मंजिल है वो टूट गई थी, उनको बाद में रिपेयर करवाया था आपकी तुगलक डायनेस्टी ने। अब उसके बाद हम बात करते हैं लोधी डायनेस्टी। तो लोधी ने क्या किया था, जो आपके जितने भी आर्किटेक्चर है, एक अलग ही आर्किटेक्चर लेके आए थे। जो ये टोम्ब बनाते थे ना, जो भी इनके मतलब कि मरने के बाद जो ये कबर बनाते थे, उस कबर को ये क्या करते थे, कबर के चारों तरफ इन्होंने गार्डन बनाने शुरू कर दिए। और दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन है, वो इसी चीज का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ये देखो आपका, पहले तो इन्होंने क्या किया, उसको एक जो आपका पोडियम होता है, पोडियम का मीनिंग क्या होता है, जो नॉर्मल आपने कहीं पर भी अगर आप किसी रैली के अंदर जाते हो तो नॉर्मल जनता तो जहां पर बैठी हुई है, लेकिन नेता जहां से भाषण देता है तो उसकी हाइट क्या है, थोड़ी सी उससे बढ़ा दी जाती है। तो ये पहले तो आपका क्या किया इन्होंने, जो अपनी टॉम्ब है उसको बनाना स्टार्ट किया, उसके ऊपर पोडियम के ऊपर थोड़ा सा उसको एलिवेट कर दिया जाता था, वहां पर बनाना स्टार्ट किया। ये देखो आपके नॉर्मल उससे इतनी हाइट के ऊपर, हाइट ये चेक कर सकते हो आप इसकी। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, चारों तरफ उसके गार्डन बनाना शुरू कर दिया। तो ये दिल्ली के अंदर जो आपका लोधी गार्डन है आप उसको देख सकते हो। तो एक हिसाब से आपकी टॉम्ब भी है, कबर है, और उसके अंदर इन्होंने गार्डन बना दिया है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं म्यूजिक के अंदर इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की। तो आपके जो सारंगी और रबाब नाम के 2 नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए। अमीर खुसरो ने को आपका पैरेट ऑफ इंडिया का आपका टाइटल दिया गया। बहुत से नए राग हैं वो लिखे गए, बहुत सी नई कवाली लिखी गई। अब ये कवाली क्या होती है, इंडियन और ईरानियन जो स्टाइल ऑफ आपका जो म्यूजिक है उन दोनों को मिक्स करके आपका कवाली वर्ड यूज किया गया है। एक आपका नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है सितार। तो ये सारंगी, रबाब, सितार, ये देखो आप सारे देख सकते हो। ये सारंगी है, ये रबाब है, ये सितार है। मेरे को तो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो वो इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है उसको ये पता होगा। तो ये कश्मीर के अंदर आज के दिन भी जो रबाब है बहुत ही हाई लेवल के ऊपर आपका यूज होता है। और उसके बाद आपका जो इंडियन क्लासिकल वर्क है राग दरबन का, उसको ही फर्स्ट टाइम क्या किया गया, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर आपका ट्रांसलेट किया गया। तो ये आप देख सकते हो। लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो आपका तारीख फिरोज लिखा गया, जिसमें आपकी तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री लिखी गई है, उसको बर्नी ने लिखा था। आपका खैजान उल फतेह लिखा गया था, अलाउद्दीन के इन्वेजन के बारे में ये अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा है, ये भी आपके गियासुद्दीन तुगलक के राइज के बारे में लिखा गया है, कि कैसे उसने लास्ट रूलर को मार के अपनी तुगलक डायनेस्टी का नींव रखी थी। तो ये भी आपके अमीर खुसरो ने। तो ये देखो उन दोनों के आपके राज दरबारी कवि थे। तो अब ये जब तक खिलजी के टाइम पे रहे तो खिलजी के बारे में बड़ा चढ़ा के लिखते रहे। जैसे ही खिलजी आपके एक्सपायर हुए उसके बाद जब गियासुद्दीन तुगलक आए तो उनके राइज के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो। तो ये इनके अंदर जितनी भी चीजें मिलती हैं ये थोड़ी सी उन चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। ठीक है। राजतरंगिणी आपकी इसी टाइम पे लिखी गई। पृथ्वीराज रासो देखो हुई कब थी, वो 1191 और 1192 के अंदर, लेकिन उसको लिखा कब गया है, लिखा आपको इस टाइम पीरियड के अंदर गया है, आपका दिल्ली सल्तनत वाले टाइम के अंदर। तो याद ही होगा आपको, हुआ तो वो आपका दिल्ली सल्तनत से पहले ही था। मोहम्मद गोरी आपका आता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में बैटल ऑफ तराइन होती है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखते हो तो एक ये वर्ड है, ये आपकी पर्सनैलिटी, इनका नाम आप याद रख सकते हो, जिया नक्साबाई। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये आपके ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने जो आपकी संस्कृत की स्टोरी है ना उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो इनका नाम आप याद रख सकते हो, जिया नक्साबी, जिया नक्साबी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप बता सकते हो चीजें आपको कैसी लगी। चीजें अगर पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी कमी लगती है, मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंप्रूव करने की। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप GS by NS आपका टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।